तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट है इट इज़ द ऑक्सीजन, इट्स एन ऑक्सीजन फॉर द गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट इसके बगैर चल नहीं सकती। यानी कोई भी गवर्नमेंट जो दुनिया में कहीं पे भी चलती है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। क्या है? मुमकिन ही नहीं। आप अगर कहें ना कि पॉसिबल है तो इट्स नॉट पॉसिबल। जितनी भी बड़ी मईशत है, जितनी बड़ी इकॉनमी है, उसके अंदर प्लानिंग इज़ इंडिस्पेंसिबल। यानी ये वो चीज़ है जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसके अंदर मज़ीद बात करते हैं। सबसे पहले कि ये किसी भी गवर्नमेंट में क्या होती है, इट्स एन ऑक्सीजन। फाइनेंस क्या है? जिस तरह आप ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते हैं। ह्यूमन कैन नॉट लिव, एवरी लिविंग थिंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर इट्स सर्वाइवल। सो एवरी ह्यूमन बीइंग रिक्वायर फाइनेंस और फाइनेंशियल सिस्टम फॉर इट्स सर्वाइवल। आप देखेंगे पाकिस्तान की स्टेट के अंदर रहना मुश्किल क्यों हो गया है? बिकॉज हमारे जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो दे आर प्लमेटिंग, वो कम हो रहे हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं। हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह चाइना ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, चाइना ने प्रोडक्शन हर चीज़ की करना शुरू की, और हर चीज़ की प्रोडक्शन करने की वजह से क्या है कि अब अगर एक चीज़ नहीं बिकती तो दूसरी बिकती है, दूसरी नहीं बिकती तो तीसरी बिकती है। ठीक है, तो वो दुनिया में कारोबार कर रहे हैं इस वजह से। ये देखिए लाइट बंद हो सकती है वाली, इधर से नहीं, ये भी बंद हुई, इसके साथ वाला देखें। हाँ बस ठीक है। अच्छा, अब ये हमने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के 3 स्टेप है। सबसे पहला है फिस्कल पॉलिसी। कि फिस्कल पॉलिसी क्या है? आपका जो खर्च करने का जो प्लान है वो क्या है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है? किस तरह पैसा खर्च करना है। फॉर एग्जांपल, हर महीने आप सोचते हैं कि मैंने इस महीने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी। जब आपको पता है कि मेरे सोर्सेज कम है तो आप जो एक्स्ट्रा परचेजिंग होती है उसको नहीं करते। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी है कि हाउ यू विल स्पेंड योर कैपिटल, हाउ यू विल स्पेंड योर कैपिटल, दिस इज फिस्कल पॉलिसी। नो डिफरेंस, एक ही चीज़ है। हाँ, एक ही चीज़ है ना। देखो इस पर डिपेंडेंट है। अब देखो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा फिनोमेना है, सारा अमल जो कर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सीएसएस की तैयारी में इंग्लिश कॉम्पोजिशन की तैयारी भी है, इंग्लिश एसे की भी तैयारी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी भी है। फिनोमेना क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर फर्दर पार्ट क्या है? पहला स्टेप क्या है? फिस्कल पॉलिसी। कि आपने अपने घर का असूल बनाना है, अपने मुल्क का असूल बनाना है कि मैंने किन लाइंस पे इसको चलाना है। फॉर एग्जांपल, मुझे नज़र आता है अगर आप मेरे हवाले कर देते हैं कंट्री पाकिस्तान, कहते हैं जी आप चलाएं, तो मैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करूँगा। फाइनेंस अगर मैंने बेहतर करनी है तो मैं पाकिस्तान में एक नित नई टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा ताकि हम ऐसी चीज़ें बनाएं जिनकी दुनिया में डिमांड है। सिर्फ हम लोग पिछले 30-40 साल से कॉटन आइटम्स ही बनाई जा रहे हैं, शर्ट्स बना रहे हैं, पजामे बना रहे हैं, टी शर्ट बना रहे हैं। भाई इससे आगे बढ़े ना, गाड़ियाँ बनाएं बहुत अच्छी, जंगी सामान बनाएं। हमारी इतनी बड़ी मिलिट्री है, इसको मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने पे लगाएं, सुपीरियर मिलिट्री इक्विपमेंट, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें ताकि तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज हमसे असला खरीदें, अफ्रीकन कंट्रीज हमसे असलहा खरीदें। ठीक है, लैटिन अमेरिका हमसे असला खरीदें सस्ते दामों में। सही है। अच्छा, तो इसमें है फिस्कल पॉलिसी। सेकंड है अकाउंटेबिलिटी। कोई भी काम अगर आप अकाउंटेबिलिटी के बगैर करेंगे तो उसमें फ्लॉज रह जाएंगे, उसमें गलतियां रह जाएंगी, उसमें फॉल्ट्स रह जाएंगे। तो दूसरा है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। एंड थर्ड है मैनेजमेंट, कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चले। जब आपके पास रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज कैसे किया। आपने एक कॉन्टीजेंसी प्लान रखा कि बिल पर आपने बजटिंग की कि मैं एक महीने के अंदर 1 लाख रुपया खर्च करूंगा, मेरे पास 1,20,000 की आमदन है, टोटल सोर्स है, और मैं कितना स्पेंड करूंगा? 100,000। ये आपने फिस्कल पॉलिसी बनाई है। फिर आपने एट द मंथ एंड देखा कि आपने कितने पैसे स्पेंड किया। आपको पता लगेगा आपने 1,10,000 जो है वो खर्च किया। अब वो जो 10 है वो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो कि यार हो सकता है मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए, हो सकता है बिल ज़्यादा आ जाए, हो सकता है मेहमान आ जाए। तो 5 से 10,000 की आपने विंडो रखी फॉर बियरिंग दैट लॉस, फॉर बियरिंग दैट बर्डन। ठीक है,
ये क्या है? ये है आपकी मैनेजमेंट, कैसे आपने चीज़ों को एडजस्ट किया। यानी एक आपने थ्रेशोल्ड रखा कि यहाँ तक खर्च करूँगा, लेकिन इसके बाद मैं सेविंग रखूँगा, लेकिन सेविंग में भी जहन में रहे कि बहुत सारी अनसीनेबल सर्कमस्टांसेस भी आ सकते हैं जिसकी वजह से आप इम्पैक्ट हो सकते हो। देन है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब कौन करता है किसी कंट्री में फिस्कल पॉलिसी बनाता है? हमने तो घर की थोड़ी पढ़ना है, हमने कंट्रीज की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आपका प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। अगर आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि भाई कंट्री की फिस्कल पॉलिसी क्या होगी जी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि वो रिसोर्सेज किस तरह से लेके चलेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव गिव्स द फिस्कल पॉलिसी। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट, और प्रीमियरशिप में प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, एंड ग्रांट्स द डिमांड फॉर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसने ही पास करना है हर बिल, इसने वो मुसव्वदा तैयार करके देना है कि जिसके ऊपर सारी गवर्नमेंट ने अमल करना है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो अब प्राइम मिनिस्टर ने बना दिया बिल कि मैंने फॉर एग्जांपल इस साल मैंने तालीम पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमें अपने तालीमी निज़ाम में प्रैक्टिकल साइंसेस को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। दिस शुड बी आवर प्रायोरिटी। क्या ख्याल है? ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन को, और हाईली टेक्निकल जो लोग हैं उनको कंट्री से बाहर जाने की इजाज़त, उनका बाकायदा वजीफ़ा लगा होना चाहिए, उनका स्कॉलरशिप लगा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो कोई ना कोई, और बहुत लेवल का हो, तब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो फिर वो खुद ब खुद ही काम करेंगे। ठीक है, और वो कंट्री को ऐसे प्रोजेक्ट्स देंगे जो कंट्री बाद में सेल कर सकता है। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, बेहतरीन लोग क्या है, एमएससी करके यहाँ से बाहर जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब क्या बेहतरीन ब्रेन्स जो है पाकिस्तान से जा रहे हैं, पीछे क्या रह जाएगा? कचरा, और वो लोग मजीद कंट्री की तबाही मचाएंगे। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद क्या है, तो लेजिस्लेचर क्या करता है, जो पार्लियामेंट है उसके सामने बिल रखा जाता है, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सोचा है, प्राइम मिनिस्टर साहब आके बताएंगे मेरी फिस्कल पॉलिसी ये है, मैं तालीम पे इतना पैसा लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, पता है आपको? प्राइम मिनिस्टर की जहनीत बहुत इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमारे खान साहब की बात करें तो उनका बड़ा रुझान था हेल्थ की तरफ, उन्होंने हेल्थ के ऊपर बहुत स्पेंडिंग की। इससे प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी उनका बहुत ध्यान था सड़कों पे, पुलों पे। ठीक है, उससे प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उनका ध्यान था जेबें भरने पे। वो कहते थे कोई भी काम ना अपनी पहले पॉकेट फिल हो जाए। उससे प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी वो लोगों को एम्पावर करने में परवेज मुशर्रफ की। ठीक है, डिक्टेटर वो कहता था मेरी पावर मेंटेन है, बाकी सारे भाड़ में जाए। ठीक है, तो इस तरह से लीडर की वजह से फिस्कल पॉलिसी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। अब अगर आगे कोई लीडर आ जाए जिसकी प्रायोरिटी क्या हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कहे भाई, अगर कितनी शेम की बात है, एक तरफ कंट्री दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी रखता है, दैट इज एटम बॉम्ब। सिर्फ 10 नेशंस हैं दुनिया में जिनके पास एटम बॉम्ब है, और दूसरी तरफ 10 अनडिक्लेयर्ड नॉर्थ कोरिया। तो अब सिर्फ उनमें से, और फिर इसराइल भी। अच्छा, फिर उसमें यह है कि वो कंट्री IMF से कर्जे लेते फिर, लोगों के आगे कशकोर रखता फिर। कैसी अजीब बात नहीं कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी आपके पास है और स्टिल आप मांगते फिर रहे हैं। सही है, तो इसकी वजह कंट्री के अंदर कमी नहीं है, इसकी वजह मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री की है। ठीक है, जिस खिते में दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग पैदा होते हों और फिर हम डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर वो बजट, वो जो बिल है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, उस पर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, वहाँ से वो स्टैंप होता है कि वो पास होगा ये या फेल होगा। ठीक है, लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कलेक्ट्स द रेवेन्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस असल में एक पिक्चर क्लियर करती है
कि उसने कितना पैसा इकट्ठा किया, कितना पैसा उसके पास अवेलेबल है। और जो वीएन होता है, किसका वीएन? चीफ एग्जीक्यूटिव का। चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है और प्रेसिडेंट भी हो सकता है। वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी प्रेसिडेंट ही होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ना, हेड ऑफ द स्टेट होता है वो। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो वो क्लियरली वही है। लेकिन ये है कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट की पावर्स को बहुत रिड्यूस कर दिया, ज़्यादातर पावर्स जो हैं ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दी हैं, ऐसे ही है। तो फाइनल से जो है वो आपका जो फाइनल अमल है वो डिपेंड करेगा कितना पैसा आपके पास है, ठीक है। अब कंट्रीज, अच्छी कंट्रीज क्या करती हैं, वो तालीम पे फोकस रखती हैं, डेवलपमेंट के काम छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान डिस्ट्रॉय हो गया, फोकस किस चीज़ पे किया उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया, एजुकेशन। चाइनीज ने फोकस किस पे किया? एजुकेशन। और एजुकेशन देखें उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रही है। वो अपने बच्चों को पेट काट के दुनिया की हर बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और वो ग्रेजुएट्स जब वापस आते हैं, मैं आज आपको चाइना की एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल, स्कूल्स में वो पेरेंट्स की वीडियोस दिखाते हैं काम करते हुए कि तुम्हारे वालिदैन कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा वो देख के इमोशनल होते हैं और फिर वो पढ़ते हैं। देखिए ना कितना ज़बरदस्त असूल है। जापान में वो बच्चों से सफाई करवाते हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उन्होंने मैच के बाद, ठीक है, तो वो उनको एक तो साफ करने के अमल में क्या होता है कि आपकी जो ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो हर्ट होती है, ईगो हर्ट होती है, और आपके अंदर से वो एलिमेंट मैं का जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात, आप वैसे भी क्लीनिनेस की तरफ जाते हो, और आपको पता है हमारे दीन का तो हिस्सा है, हमारा निस्फ ईमान क्या है? अच्छा, तो अब ये बात है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, हमने बात की, कलेक्ट्स द रेवेन्यूज, फाइनल से उसका है, उधर से क्लियर होना है कि हमने डेवलपमेंट पे काम ज़्यादा करना है, एजुकेशन पे करना है, हेल्थ सेक्टर पे करना है, या कर्जे अदा करने हैं, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है बजटिंग, कि बजटिंग क्या है। बजटिंग जो है वो असल में टर्म तो बहुत पुरानी है, लेकिन इंग्लैंड के रॉबर्ट वॉलपोल ने इसकी बुनियाद रखी। वो एक लेके आया करता था ब्रीफ केस था, ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट उसमें से निकालता था कि जी इतने खर्चे हैं और ये वो, उसको उन्होंने कहा बजट, वहाँ से फिर टर्म चली बजटिंग, ये कॉमन हो गई, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान में बजट को एग्जीक्यूट करती है। असल में पब्लिक अकाउंट्स पैक्ट जो है ये एक बड़ी पावरफुल पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ये अकाउंटेबिलिटी करती है उसकी, क्या करती है जी? अकाउंटेबिलिटी। कहते हैं बजटिंग इज एक्चुअली द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है? एक खास वक्त के लिए जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च करने का प्लान है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं? बजटिंग, ठीक है। अगली बात करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक साल का प्लान बनाया, जून से लेकर जुलाई तक का टाइम उसके अंदर पैक किया, उसमें कहा कि जी हम लोग ये काम करेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर 11,000 रोड्स हैं तो उनमें से 5,000 की रिपेयरेंस करेंगे, ठीक है। हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 5,000 स्टूडेंट्स को पीएचडी स्कॉलरशिप्स देंगे, और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का? वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वहाँ से उनको पीएचडीज करवाएंगे। और फिर उसके बाद अब पता है, देखिए वहाँ पे जाके पीएचडी करेंगे बाय ऑल टर्म्स, तो काम भी करना पड़ेगा, रिसर्च भी अच्छी करनी पड़ेगी, और फिर हम बजट के अंदर रख देते हैं कि हम इनको अच्छा खासा बजट भी देंगे, पैसा भी देंगे कि ये वो लैब्स आके पाकिस्तान में डेवलप करें, वही रिसर्च वर्क पाकिस्तान में डेवलप करें। बात समझ रहे हैं? इस तरह से अब देखिए ना कि हमें यहाँ से पता चलता है कि लीडर का विजन क्या है। मैं एक बात आपको बताता हूँ जिससे आपको बड़ा क्लियर होगा कि आप देखो कि जो प्रीवियस 2 गवर्नमेंट्स थी उनके अंदर 4% था, यानी 2013 से 18 तक की गवर्नमेंट में 4% टोटल बजट था फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है, जीडीपी का। वो रिड्यूस होके 1.9% हो गया, जिस बंदे से बहुत उम्मीदें थी उस टाइम में,
यानी उसने 4 से भी 2 कर दिया, जबकि ये 4 से क्या होना चाहिए था, ये कमोबेश 10 या 15 होना चाहिए था। अब 3 सालों में कम से कम एक पीएचडी तैयार हो जाता है, अच्छा जो कैपेबल बनता है। तो अगर पीएचडी करके कोई बंदा वापस आ जाता है और उसको हम एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाता है, वो हज़ारों स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता है अपनी टाइम में, वो बहुत ज़्यादा R&D के ऊपर काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे न्यू आइडियाज़ आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम कौन सी नेशन पैसा खर्च कर रही है एजुकेशन पे? जी, चाइना सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, और वो दुनिया में हर महंगी से महंगी यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, और वो दुनिया में तमाम तर लोगों को भी चाइना बुला रहे हैं फॉर पीएचडीज। पर्पस क्या है? जब भाई पीएचडी करता है, रिसर्च करता है स्टूडेंट, कुछ ना कुछ आउटकम आता है, और उसी आउटकम पे कोई चीज़ बना के उसको बेचते हैं वो, यही तो आइडिया है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसका काम है बेसिकली अकाउंटेबिलिटी। ये पुष्ट पनाही करती है कि पैसा कैसे खर्च हो रहा है, पैसा सही टर्म्स में खर्च हो भी रहा है, सही डायरेक्शन में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये काम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। देन हमारे पास है बजटिंग इज़ एक्चुअली द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये आमतौर पे वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज़ के अंदर 6 महीने की बजट पेश की जाती है, कुछ के अंदर 1 ईयर की, कुछ कंट्रीज़ में बाई ईयरली, ठीक है, क्वार्टरली भी होता है, कुछ में 5 साल का बजट भी है। लिहाजा लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं दुनिया में वो एक साल के बजट को फॉलो करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी 1 साल का बजट फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ बजट्स हैं, बड़ा आसान है। एनुअल एंड लॉन्ग टर्म बजटिंग। एनुअल का मतलब जाहिर करता है 1 साल का, और लॉन्ग टर्म बजटिंग बहुत लंबे अरसे के लिए। ठीक है, वो लंबा अरसा जो मुराद दिया जाता है वो 5 ईयर्स है। सही है। सेकंड है सिंगल और प्लूरल बजट। एक बजट में फर्दर बजट्स हों, तो एक ही बजट हो सारा तो सिंगल बजट। अगर एक बजट के अंदर मुख्तलिफ बजट्स हों, स्पोर्ट्स बजट हो और जनाब मिलिट्री बजट हो, इस तरह के मल्टीपल बजट्स अलहदा पेश किए जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल बजट। ठीक है, प्लूरल बजटिंग भी कहते हैं उसको। और फिर उसके बाद है हमारे पास फर्दर के सरप्लस, डेफिसिट एंड बैलेंस्ड बजट। क्या है सरप्लस बजट? है कि अगर आपके पास पैसे आपकी ज़रूरत से, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एनुअल बजट जो होता है वो 4 ट्रिलियन रुपीस होता है मोस्टली। ठीक है, और हमारे आमतौर पे जो रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो तकरीबन 3000 बिलियन या 3 ट्रिलियन रुपीस होते हैं। ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का डिफरेंस होता है। ये अपॉन एन एवरेज हमारे एवरेज आ रही है। ठीक है, यानी कि 4 हिस्से हमारे पास टोटल है, तो ये 3 हिस्से खर्च करने के लिए होते हैं, एक नहीं होते। वो जो एक नहीं होता फिर वो हम बाहर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। और मज़े की बात ये है कि ऐसे नहीं है, अगर हम करप्शन कम कर दें कंट्री में तो ये एक हिस्सा जो पूरा लेना पड़ता है बाहर से, ये लेना नहीं पड़ेगा। ये असल में पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की पॉकेट्स में जाते हैं पैसे। ठीक है, तो हमें निप करनी है क्या? करप्शन। हम इसको, अगर करप्शन को कंट्रोल करें, ख़त्म नहीं हो सकती ये बात, भूल जाएंगे ख़त्म हो जाएगी, नहीं। ये वो वाहिद फिनोमिना जो दुनिया में से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन रिड्यूस हो सकता है बाय साइंटिफिक वेज, बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन्स, ऑनेस्ट लोगों को आगे ला के। ठीक है, आगे तो हमने बात की। जी आप पूछ रहे सर, ये हमारा एक तो अगर फेडरल बजट, एक जो हमारा प्रोविंशियल बजट है, क्या ये मतलब सिंगल बजट में फॉल करेगा या प्लूरल बजट्स में जाएगा? ये प्लूरल में फॉल करेगा। हाँ, प्लूरल में फॉल करेगा। अच्छा, फिर उसमें डेफिसिट आता है। डेफिसिट ये जिसमें मोस्टली पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही बना है, सरप्लस कभी भी नहीं हुआ। लाइक फ्रॉम द लास्ट 75 ईयर्स हमने कभी सरप्लस नहीं बनाया। और डेफिसिट जो है कमी है कि फॉर एग्जांपल खर्चा ज़्यादा है, आमदन नहीं है। और लास्ट पे हमारा क्या है? बैलेंस्ड, जितनी आमदन है उतना ही खर्चा है। ठीक है, और देन है कैश एंड रेवेन्यू बजट। कैश एंड रेवेन्यू बजट अब है कि कितना पैसा इन हैंड है, दैट इज कैश बजटिंग। और अंदाजों पे जो बजटिंग की जाती है वो कौन सी है? रेवेन्यू बजटिंग, कि इतना रेवेन्यू आना है। मतलब फॉर एग्जांपल कैसे अंदाजा लगाते हैं उसका? पिछले साल अगर 3500 बिलियन रुपीस आए हैं, 3.5 ट्रिलियन आया,
तो इस साल वो ऑलमोस्ट 3700 या 3800 हो जाएगा, होता है ऐसे ही, ठीक है। आमदन बढ़ती है गवर्नमेंट की, इन्वेस्टमेंट होती है, आपको पता है, नए इदारे बनते हैं, उनकी तरफ से टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, पिछले तो दे ही रहे होते हैं। तो इसी तरह जो स्पेंडिंग है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें बात जो थी वो क्या हो गई कि हमारे पास रेवेन्यू बजट है, जब हम अंदाज़ा करके बजटिंग करते हैं कि पिछले साल इतने हुए तो इस साल इतने होंगे, तो हम ऐसे करेंगे। कैश बजट है कि आपको पता है कि हमारे एक्सचेकर के अंदर जो हमारा ख़जाना है उसके अंदर फॉर एग्जांपल $15 बिलियन पड़े हुए हैं, टोटल हमारा ख़र्चा जो है वो 7 का है, तो ये कैश बजटिंग, ठीक है। कुछ आप रिटेन रखते हो अपने पास ताकि आपका वो एक बैलेंस मेंटेन रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बिजनेस करते रहें, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नज़र आते रहते हैं तो तब वो आपके साथ बिजनेस करते हैं। अभी यही तो बात है कि हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ख़ासतौर पे डॉलर में, वो रिड्यूस हो रहे हैं। जब वो दुनिया को रिड्यूस होते हुए नज़र आते हैं ना, तो दुनिया आपसे बिजनेस भी बंद कर देती है, आपको चीज़ें देने से इनकार होना शुरू हो जाता है। यही तो फिर वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान इज़ वेरी नियर टू सच सिचुएशन कि जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे बिजनेसेस नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी इंपोर्ट बंद हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे, और फिर उसके साथ इंडस्ट्री रुक जाती है सारी। अच्छा, अब फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, हम अपने रिसोर्सेज हाइड रख के दुनिया को पता न लगने दे हमारे पास कितने रिजर्व हो जाए। ऐसे नहीं होता। नॉट डोंट बी ए पाकिस्तानी बी ए जेन्युइन पाकिस्तानी, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, जो डिपार्टमेंट और परफॉर्मेंस बजटिंग है वो ये है कि डिपार्टमेंटल बेसिस पे होती है या डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस की बेसिस पे होती है। जो अच्छा डिपार्टमेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या पाकिस्तान के अंदर हम गवर्नमेंट इदारों में बात करें तो ज़्यादातर मिलिट्री के इदारे हैं जो प्रॉफिट में जाते हैं, बाकी तो सारे खसारे में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इदारे में मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं अंडर, वो सारे बिजनेसेस कामयाब है, बाकी सारी फ्लॉप है। तो परफॉर्मेंस बजटिंग है कि उस अदारे को गवर्नमेंट भी बजट मज़ीद आगे देती है जो कि प्रॉफिट शो करे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर्स में एक आधे साल में रेलवेज़ ने प्रॉफिट भी दिया है पाकिस्तान को, ठीक है। और PIA ने जब बनी थी उस वक्त पहले 5 साल में प्रॉफिट दिया था, बाद में उसके अंदर लॉस ही है। और फिर उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग कि बजटिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है भाई, असूल और कवायद क्या है। इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग क्या है, ठीक है। इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। बैलेंस, पहला वो ये हमने कर भी लिया कि जो बजट है वो डेफिसिट नहीं होना चाहिए, बैलेंस हो जाए तो इट्स ओके। क्या नहीं करने देना उसको, डेफिसिट नहीं होने देना, हमने मांगना नहीं है। लेकिन बात तो ये है ना कि ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर हो या ऐसा प्रेसिडेंट हो जिसके दिमाग में ये हो कि मांगने का अमल ख़त्म कर दें, ठीक है। तो वो जब तक कैंपेन चल रही होती है इलेक्शन की, तब तक वो कहते हैं बैलेंस बनाएंगे जनाब, सरप्लस बजट बनेगा। और जब गवर्नमेंट में आते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है, तो भाई वाकई मांगना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है सिंगल और, हाँ जी, उसके बाद है हमारे पास बजट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश। वो पहली वाली बात अभी हमने की कि बजटिंग करनी ही कैश की बेसिस पे चाहिए, रेवेन्यू की बेसिस पे मत करें, अंदाजों की बेसिस पे ना करें। ये ना को आपने उम्मीद लगाई हो, अच्छा यार इस महीने मुझे 3 लाख रुपए आना है तो मैं आईफोन ले लेता हूँ, ठीक है, मैं जनाब गाड़ी का टायर चेंज करा लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के जो ख्याली जो पुलाव है ना, वो ना पकाए। जब कैश आपके हाथ में तभी बजटिंग करें, ठीक है, रेवेन्यू की बेसिस पे ना करें। फिर उसके बाद है ग्रॉस इनकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट इनकम। ये वही बात है, ग्रॉस इनकम है जिसकी उम्मीद आनी है, आपको उम्मीद है कि मेरी 2 लाख रुपए आमदनी होगी, ठीक है, और आपके हाथ में क्या आता है, वो जो बंदा पे करने वाला है या आपको पेमेंट देने वाला है वो एट द 11th और गायब हो गया। तो वो आपके सारे, वो कार्टून में नहीं होता, वो ख्याली पुलाव जो होते हैं आपने बादलों की शक्ल में बनते हैं, वो सारे गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से है कि जो आपके पास पैसा वाकई इन पॉकेट आया, इन हैंड आया, उसकी बेसिस पे बजटिंग करें आप, ठीक है, जिसकी बाय ऑल टर्म्स आपको गारंटी है। जो नहीं है, या आपके अकाउंट में, या 1 महीने का बजट आप अपने अकाउंट में रखें एवरी टाइम। ये सबसे खूबसूरत बात है कि आप अगले महीने का खर्च अपने अकाउंट में रखो, ठीक है। ये सबसे खूबसूरत होता है सेविंग करने के अंदर। फिर आप क्या है, उसी के मुताबिक चलते हो, ठीक है।
और ठीक है, एस्टिमेट शुड बी एग्जैक्ट। एस्टिमेट्स जो है वो बोगस नहीं होने चाहिए, वो लास्ट ईयर की प्रॉपर असेसमेंट पे होने चाहिए। लास्ट ईयर जो है उनको स्टडी करें, उसकी बेसिस पे बनाएं। बी रैशनल वाइल मेकिंग द बजट। ये जहन में रखें कि पिछले सालों में इतनी आमदन होती रही है, मुझे या हमें या डिपार्टमेंट को, जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने फॉर एग्जांपल 400 बिलियन रुपीस जो है वो इकट्ठे किए हैं, तो आपका बजट भी जो है वो 360 या 370 बिलियन रुपीस पर होना चाहिए। पिछले साल अगर 400 था तो इस साल आप उतनी ही लिमिट का बनाएं, जितनी साल पिछले साल रेवेन्यू आया था उतना ही इस साल अगर आप जहन में रखते हुए बनाएंगे तो आप कभी भी डेफिसिट में नहीं जाएंगे। देन उसके बाद है एस्टिमेट शुड बी एग्जैक्ट, ये बात हो गई। बजट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल बेसिस, ये सबसे आसान होता है। मैनेज करना आसान है, उसकी एग्जीक्यूशन आसान है, और उसकी असेसमेंट करना आसान है। अकाउंटेबिलिटी भी उसकी बात समझ। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो उससे करप्शन होगी। अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से क्या होता है? खुल्लम खुल्ला करप्शन होती है। ठीक है, बजट शुड बी, ये होगी रूल ऑफ लैप्स, अदरवाइज विल नॉट डिपेंड ऑन द लेजिस्लेचर। रूल ऑफ लैप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लैप्स क्या बोला? रूल ऑफ लैप्स है कि आपने अगर एक डिपार्टमेंट को पैसा दे रखा है तो वो डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ ईयर अगर वो पैसा इस्तेमाल नहीं करता तो वो पैसा क्या करेगा? वापस करेगा। बात समझे? ताकि वो डिपार्टमेंट आप पर क्या रहे? डिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट खुद से नहीं ना डिसीजन बाद में लेना शुरू कर दे। तो आपने गवर्नमेंट का एजेंट होने के तौर पे, गवर्नमेंट चलाने वाला होने के तौर पे, जो भी डिपार्टमेंट आपसे बजट ले रहा है उसको गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रखना है। अगर उसने पैसे खर्च कर लिए हैं तो ठीक है, वरना वो बाकी का बजट जो है अपनी तरफ वापस मंगवा लें। क्लियर हो गई ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? जबरदस्त। सर इसमें जो आप पाकिस्तान की एग्जांपल देते हैं, पिछले साल इतना था और अभी क्या देवे करेंगे? जी क्या करेंगे? सर आप एग्जांपल देते हैं ना, लास्ट ईयर हमारा इतना बजट था, इतना अकाउंट में इतना जो था वो बजट था। हाँ, एलेबोरेट करने के लिए आप लिख सकते हो, लेकिन लिख सकते हैं। पाकिस्तान के रेफरेंस से नहीं भी पूछे तो तब भी लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल तो है ना, ठीक है, एग्जाम्पल तो दे रहे हो आप। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि एग्जाम्पल से आप बात को स्टार्ट करो। वैसे द बजट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द ट्रेजरी। बजट किससे शुरू हो? ये स्टार्ट किस कंट्रोल कौन करता है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो सारी एग्जीक्यूशन के अंदर सबसे पिविटल रोल अपना प्ले करता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट को जो डिक्टेट्स मिली हैं वो किससे मिली हैं? प्राइम मिनिस्टर से, चीफ एग्जीक्यूटिव से। ट्रेजरी डिपार्टमेंट को किसने बताया कितना पैसा खर्च करना है? प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने। ठीक है, और जो बजटिंग है ये किस बेसिस पे होनी चाहिए? ये डिपार्टमेंटल बेसिस पे होनी चाहिए। कितने, फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितना जा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना जा रहा है। क्लियर बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन होनी चाहिए ताकि तमाम तर स्टेक होल्डर्स को पता हो कि भाई 4000 बिलियन रुपीस अगर खर्च किए जा रहे हैं तो 600 बिलियन जो है वो किस पे खर्च हो रहा है? हेल्थ सेक्टर। 2000 बिलियन किस पे खर्च हो रहा है? एजुकेशन पे। अगर तरक्की करनी है, अगर क्या करनी है? प्रोग्रेस करनी है। देखें, उसको भी आप ओवरलुक नहीं कर सकते। अगर हम इतना मिलिट्री पे खर्च कर रहे हैं तो भाई वो भी पाकिस्तान को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि कितने लोग दुनिया में पाकिस्तान को डिसैम्बल करना चाहते हैं। अभी वाले करप्शन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मतलब जो कहते हैं ना कि छुपे तरीके से, लेकिन सर हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है आर्मी के बगैर, क्योंकि हमारा आर्मी के बगैर आपके सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं। ठीक है, तो बात ये है ना कि आप एक इंस्टीट्यूशन में सारों को ना रगड़ें। यस, मेजॉरिटी जो है उसमें से कुछ हायर साहब जो है, ब्रिगेडियर से ऊपर लेवल के लोग हैं, वो करते भी हैं करप्शन। भाई नीचे वाला तबका तो बहुत मुहिब्बुल वतन होता है बेचारा, मेजर तक तो लोग बड़े मुहिब्बुल वतन होते हैं। दरअसल में उधर इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो मुहिब्बुल वतन है तो मारा जाता है, ये टर्म अब ठीक हुई है। ये मारा जाने से मुहिब्बुल वतन नहीं होता। ठीक, अच्छा, मुहिब्बुल वतन होने से कुर्बानी होती।
अच्छा, तो प्रिंसिपल जो है कहता है बजट शुड बी सिंगल टू प्रेजेंट द क्लियर पिक्चर। बहुत ज़्यादा उसकी तफसीलात ना हो, अलहदा अलहदा ना आ रहा हो। जब अलहदा अलहदा आता है तो वो कंफ्यूज करता है। तो सिंगल बजट जो होता है वो सबसे इफेक्टिव होता है, वो सबसे क्लियर पिक्चर देता है। बात समझ आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो है उनके, इनको समराइज कर देते हैं हम लोग। ये एक्यूब की शक्ल में, ये वर्ड जो है इसका निमोनिक जो बन गया वो क्या है? एक्यूब। एक्यूब क्या है? सबसे पहले पब्लिसिटी है, ठीक है। पब्लिसिटी क्या है? कि जो बजट पेश किया जाए उसको पब्लिक किया जाए, लोगों की इंफॉर्मेशन में हो, लोगों की मालूमात में हो, ठीक है। और इसके अलावा हर एक को पता हो कि पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर पे कितना पैसा लग रहा है, मिलिट्री पे कितना पैसा लग रहा है। और मजे की बात यह कि मिलिट्री का बजट डिस्प्ले नहीं किया जाता, बजट के अंदर बताते ही नहीं है कि मिलिट्री का बजट कितना है। ये एक नाइंसाफ़ी है, ये एक गलत बात है, ठीक है। ये एक धांधली है कि आप कौम को बताइए ना कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर तरक्की करनी है तो फिर एजुकेशन पे लगाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेशन में भी ख़ास तौर पे किस चीज़ पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ये तरीक़ेकार है जहाँ से हम लोग तरक्की कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ को फिक्स करने की सबसे पहले ज़रूरत है पाकिस्तान में, तो वो हमारा जस्टिस सिस्टम है, ठीक है। वो क्या है? फिर पाकिस्तान का आयरन स्ट्रक्चर, जिसे क्या कह सकते हैं हम लोग, जिसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर जस्टिस सिस्टम ठीक हो तो तब फिर मिलिट्री भी उससे बालातर नहीं है। सबसे सुपीरियर कौन सा सिस्टम है? फिर आर्मी चीफ को भी बुला सकता है चीफ जस्टिस, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात यह कि जस्टिस सिस्टम ही ठीक नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा है क्लैरिटी, चीज़ों की तफसील बिल्कुल सही दी जाए, किसी किस्म की एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस, जैसे वो डालते हैं आमतौर पे एक वर्ड लिखा था मिसलिनियस, वो क्या होता है? वो लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। मिसलिनियस जो लिख देते हैं कि जी फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर पे ये पैसे हमने स्पेंड किए, और हमने जो है वो मिलिट्री पे इतने पैसे खर्च किए, एडमिनिस्ट्रेशन पे इतने किए, डेवलपमेंट पे ये किए, और कुछ मिसलिनियस। अब मिसलिनियस के अंदर वो बेसिकली चीज़ें छुपा दी जाती है, तो वो लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लियर नहीं किया आपने, कहाँ पर किया? सर आपने क्या वर्ड यूज किया? मिसलिनियस। अच्छा, फिर उसके बाद है कॉम्प्रीहेंसिवनेस। आपके बजट के अंदर जामियत हो, तमाम तर फील्ड्स को वो कवर करता हो, ठीक है। उसके अंदर प्रोमिनेंट फीचर्स को डिस्कस किया गया हो, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास यूनिटी, ये बजट एक ही होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। देन है पीरियोडिसिटी, किस तरह से उसको स्पेंड किया जाना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये प्लान होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ये काम होगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये होगा, नेक्स्ट 3 मंथ में। और फिर उसके बाद है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है कि उसमें मिस्टेक्स, ब्लंडर्स, फॉल्ट्स ना हो। और लास्ट पे हमारे पास इंटेग्रिटी, कि उसके अंदर ऑनेस्टी का एलिमेंट हो, उसके अंदर किसी किस्म का करप्शन का एलिमेंट ना हो, ठीक है। सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। अब है बजट्स। बजट्स की 3 टाइप्स हैं। उसके बाद हम लोग नमाज का थोड़ा सा वक्फा लेंगे और बजटिंग का प्रोसेस पाकिस्तान में देखेंगे। बजट्स जो है, सबसे पहले परफॉर्मेंस बजटिंग, दूसरा प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग बजटिंग, और तीसरा है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। मुख्तसर ये सबसे पहले परफॉर्मेंस बजटिंग, पैसा उस डिपार्टमेंट को दो जो परफॉर्म कर रहा है, उस डिपार्टमेंट को ना दो जो अपने टारगेट्स मीट कर रहा है डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसको पैसा दो। फॉर एग्जांपल हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमने लिटरेसी रेट सोचा है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है इस टाइम 47 है, जो कि नहीं है, ठीक है। 57 भी क्लेम करते हैं ये। तो हमारा लिटरेसी रेट का क्राइटेरिया बड़ा पैथेटिक है। जो बंदा नाम अपना लिख लेता है और पढ़ लेता है, हम कहते हैं ये लिटरेट है। हम क्या कहते हैं? ये लिटरेट है। इसराइल के अंदर उनका लिटरेसी क्राइटेरिया क्या है?
a person having a PhD degree is considered a literate. ऐसे कॉमें नहीं बनती भाई, पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी होती है। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब आपने जो भी सोचा हुआ है ना उसको मुख्तलिफ छोटे 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 प्लान्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, और हर प्लान के लिए कुछ बजट रख देना, स्प्लिट कर देना आपने प्रोग्राम्स में। आपका टास्क है लिटरेसी रेट बढ़ाना, तो आपने प्राइमरी को, आपने मिडिल को, आपने इसके बाद हायर एजुकेशन को बजटिंग देनी है, ठीक है। उसमें फर्दर फिर बहुत सारे फर्दर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। जीरो बेस्ड बजटिंग, हर साल असेसमेंट करने के बाद हर डिपार्टमेंट को ग्राउंड जीरो से बजट देना है। कहां से बजट देना जी? ग्राउंड जीरो, बिल्कुल जीरो से बजट देना। तो दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। आपने भूल जाना पीछे क्या इसकी सिचुएशन थी, क्या नहीं थी, ठीक है। आपने उससे जितने भी पैसे हैं वो ले लेने वापस, दोबारा से इसको बजट देना। ये है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो तीनों की तफसील, पहले का परफॉर्मेंस बजटिंग यूनाइटेड स्टेट्स में अडॉप्ट किया गया, हॉवर कमीशन जो है और प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इसको अडॉप्ट किया। हॉवर कमीशन ने रिकमेंड किया और ट्रूमैन ने इसको क्या अडॉप्ट किया। इट इज प्रेजेंटिंग द बजट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। डिवाइड कर लिया चारों कैटेगरी में। अब जो तमाम तर कैटेगरीज पे अपने आप को प्रूव करेगा, सिर्फ उस डिपार्टमेंट को बजट मिलेगा। कौन कौन सी कैटेगरीज हो गई? पहली कौन सी हमारे पास? परफॉर्मेंस बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या हुआ? प्रेजेंटिंग द बजट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा देता हूं। इसमें फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल हमारे टू रेज द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके लिए आपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया, दैट इज प्रोग्राम। उसमें आप देहात में और शहरों में बच्चों को इंसेंटिव भी देते हो, टीनेजर्स को, मिडिल एज पीपल को और एल्डरली को, 3 प्रोग्राम्स निकालते हैं, ठीक है। और उनको फिर एक्टिविटीज करवाते हो उनकी एज के मुताबिक। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इंसेंटिव भी देते हो साथ, कि जो बच्चा पढ़ने के लिए आएगा इस कोर्स को, उसको डेली बेसिस पे 50 रुपये या 100 रुपये मिलेगा, वो दौड़े आएंगे शाम को पढ़ने के लिए, ठीक। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं। बच्चों को जो है वो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनवा सकते हैं, बड़े जो हैं उनको आप ऐसे राइटिंग सिखा सकते हैं, वोकैबुलरी पढ़ा सकते हैं। और लास्ट पे क्या है? प्रोजेक्ट्स। फिर आप किसी को कोई ना कोई प्रोजेक्ट देते हैं, उन्हीं को जिनको आपने एक्टिविटीज़ करवाई है उनको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट देते हैं। प्रोजेक्ट आपने प्राइमरी में दे दिया कि आपने बहुत अच्छी कोई नज़म लिख के लेके आनी है, स्टोरी लिख के लेके आनी है। मिडिल वालों को कह दिया कोई रिसर्च वर्क करना है आपने। एल्डरली को वैसे ही उनका काम उनकी एज के मुताबिक, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने एक प्रोग्राम, एक को पकड़ा फंक्शन को, उसको प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने हर एक को कुछ ना कुछ पैसा एलोकेट कर दिया। ये बजटिंग क्या कहलाई? परफॉर्मेंस। ये इसका मकसद क्या है? परफॉर्मेंस करवाना, ठीक है। फिर उसमें क्या है? इसमें हो जाता है फॉलोइंग कैटेगरीज। किन कैटेगरीज में इसको अडॉप्ट किया गया? एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हुए? पर्पस बड़ा क्लियर है, क्या करना है, क्यों करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने क्या करना है, क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप किसी को कहते हैं ना, मैं फॉर एग्जाम्पल जी आपको खड़ा करके जा रहा हूँ, यहाँ पे कमरे में कोई दाखिल ना हो। जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी तो फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हो। जब आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट ही नहीं की तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे कर सकते हो? बच्चों को आप कैसे कह सकते हो कि आपने पढ़ा नहीं? आपने एक इंसेंटिव भी साथ अटैच किया है, फिर आपने उनके लिए प्रोग्राम भी रखा है, एक्टिविटी भी रखी है, ठीक है। और फिर आप उनको अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हो। रिव्यू बड़ा आसान है, बिकॉज स्प्लिट हुई हुई ना हर चीज़। एक्टिविटीज़ के अंदर कोई रिपोर्ट बनेगी, प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिपोर्ट बनेगी,
तो हर जगह पे आपको पता चलेगा कितनी एफिशिएंसी आई या नहीं है। और फिर उसके बाद ये भी बात है इसके अंदर कि ये लेबोरियस बहुत है। देखो कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ आपने, फंक्शंस, फिर प्रोग्राम्स, फिर उसके बाद एक्टिविटीज़, और फिर उसके बाद कितना सारा आप काम करवाओगे। तो ये आपके लिए रिव्यू करना कोई आसान काम, इट्स रियली अ टफ टास्क, टफ जॉब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज इजी, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, इससे मैनेजमेंट फाइनेंस की बहुत बेहतर रहती है। और ये स्पेंडिंग और रेवेन्यूज़ का बहुत अच्छे से जायज़ा दे देती है, आपको बता देती है कहाँ पैसा खर्च हुआ, कहाँ पे रेवेन्यू। शोज दैट व्हाट वाज डन इन द प्रीवियस, ये भी बताता है कि पिछले साल क्या हुआ था। परफॉर्मेंस बजटिंग में ये भी है, ये भी जाहिर किया जाता है, ये भी बताया जाता है कि लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस रही थी। अच्छा, अब है प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम, enacted by Rand Corporation of Santa Monica, recommended by Defense Secretary Robert McNamara and adopted by Lyndon Johnson। ये भी प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के। पहले ट्रूमैन ने किया था, ये किसने किया? लिंडन जॉनसन ने। प्लानिंग इज डन टू अचीव सर्टन गोल्स एंड आर ट्रांसलेटेड इनटू बेस्ट सूटेड प्रोग्राम्स टू अचीव दोस गोल्स। एक गोल सेट कर लिया कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट को लेके जाना है 75 से 80%। अब बात सुने, एक बड़ी अहम बात यहाँ बताता चलूँ आपको, सिर्फ लिटरेसी बढ़ाने से ही कौमें तरक्की नहीं करती, ये गलत बात है। कैसे तरक्की करती होंगी बताएं? और इसके अलावा हम देखेंगे, सबसे पहले असेसमेंट करेंगे कि हमारे यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। फिर हम प्लान करेंगे कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमने सिर्फ 6000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोड्यूस करना है, हमने 8000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने हैं, और 20,000 हमने टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करने हैं जो मोबाइल टेक्नोलॉजी को जानते हो, सर्किट्स बनाना जानते हो, सर्किट्स को ठीक करना जानते हो। क्योंकि अगले 20 सालों में हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इन लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। हमने अपनी एजुकेशन को ओरिएंट करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। बात समझे हो? क्लियर हो गई? यानी कि एजुकेशन विद वेरी क्रिटिकल थिंकिंग कि किस तरफ लेके जाना है कौम को। हमारे यहाँ तालीम हैफेजर्डली चलती रही है और अभी तक चल रही है और चलती रहनी है जब तक कोई अक्लमंद बंदा ना आया होगा। वजह क्या है? देखो, MBAs का ट्रेंड आया है एक मरतबा 2000 के अंदर, तो लोगों ने यहाँ जनाब MBA कर हर एट चुके नाम था 2-4 MBA, ठीक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लोगों ने अन्य वाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया। मेडिकल हमेशा से एक फेवरेट रहा है, अभी भी रहा है, लेकिन अब जब डॉक्टर MBBS करके निकलता जॉब्स नहीं है। कितना अट्रैक्टिव, बहुत FSC में आपको अट्रैक्टिव नजर आता है यार किसी तरह डॉक्टर बनने, लेकिन जब वो बन के निकल रहे हैं तो जॉब्स नहीं है, उनको जॉब्स मिलती नहीं है। उन पे भी उन्होंने एग्जाम्स रख दिए हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। हमें इस टाइम किन लोगों की ज़रूरत है? वी नीड टेक्नीशियंस, वी नीड वर्क एंड ब्रेन्स इन टेक्निकल फील्ड्स। इन्वेंशन की तरफ जाएं। जिसने एक भी चीज़ इन्वेंट कर ली उसने अपनी आधी जिंदगी का रोजगार बना लिया। बात समझ रहे हैं? देखिए ना, फेसबुक एक इन्वेंशन है, इंस्टाग्राम इन्वेंशन ही है, आइडिया है ना, व्हाट्सएप एक आइडिया है। कैसे एक एक आइडिया उठा और लोगों की, अब वो मेरे ख्याल 10 नस्लें भी खाएं व्हाट्सएप वाले की, फेसबुक वाले की, ख़त्म नहीं होगा पैसा। और ये इंटरनेट की पावर है जिसने लोगों को उठा के बिलीनियर बना दिया। नेट इतना पावरफुल है, नेट में इतनी ज़्यादा ताकत है कि आप वो लोगों को बिलीनियर बना रहा है। सही है? देखिए ना, जैक मा उसने कभी सोचा भी नहीं था वो बिलीनियर बन जाएगा। सिर्फ चीज़ें आसान अल्फाज में मुख्तलिफ दुकानों को वो नेट में ले आया बस। अब आप देखिए, मेरे दोस्त हैं, वो ना बात उनसे कर रहे थे, वो 8 बाज़ारों के उनके अंदर उनकी शॉप है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉप, 10 करोड़ 15 करोड़ की वहाँ पे शॉप मिलती है, वहाना बाज़ार, इस तरह के सारों।
मैंने उनसे पूछा बिज़नेस की क्या सिचुएशन, उन्होंने कहा यार बड़े बुरे हालात हैं, तो अच्छा नहीं काम चलता यहाँ पे। पहले बहुत ज़्यादा बूम होता था, अब ये बिजनेसेस बाहर निकल गए हैं, सुपरमार्केट्स बाहर बन गई हैं, सुपर स्टोर्स बन गए हैं, उन्हीं के अंदर शॉप्स होती हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से चीज़ ले लेते हैं। पहले क्या सातों बाज़ारों में जाते थे लोग, वहाँ से चीज़ खरीदते थे। हमारा वो बिज़नेस वैसे नहीं चल रहा, लेकिन इंटरनेट ने रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। कोई शॉप की ज़रूरत ही नहीं है, एक वेबसाइट बना के बैठ जाओ, आइटम स्टोर कर लो, घर के किसी भी वॉशरूम में भर लो, कोई डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है आपको, नेट में बड़ी खूबसूरत करके लगाई होनी चाहिए, एंड जनाब बड़ी पॉपेट किस्म की तस्वीरें हों, ठीक है, वर्चुअल स्टोर। ये चीज़ है काम करने की। अकेला CSS ही नहीं है ज़िंदगी में बहुत अच्छे और काम भी हैं, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें। CSS का इम्तिहान देने के फ़ौरन बाद किसी बिजनेस का सोचें कि मैं कौन सी चीज़ यूनिक इंपोर्ट करके बेच सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से अपने छोटे छोटे पौधे लगाएं इनकम के। जो लोग बिलीनियर बनते हैं वो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, फिर वो पौधे जो है वो तनावर दरख्त बन जाते हैं, ठीक है, और फिर वो बिलीनियर भी बन जाते हैं साथ। तो अच्छा, फिर उसमें क्या है, प्लानिंग इज डन टू अचीव गोल्स। आप उन्होंने कहा कि जी एजुकेशन स्टैंडर्ड, उन्होंने कहा जी अशरफ साहब जाएं इस तरह करें कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बढ़ाना है, प्रोग्राम बना के लाएं। मैंने 4-5 ज़हीन तरीन लोग इकट्ठे किए, उन्होंने कहा यार प्रोग्राम बनाओ। जैद बकर ABCDEF ने बनाए प्रोग्राम्स, मैं वो जाके पेश कर दी। गवर्नमेंट उस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा बजट देगी जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रखता है। समझ आई अब कॉन्सेप्ट की? यानी बेस्ट सूटेड, बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्या जुमला लिखा है, प्लानिंग इज डन टू अचीव सर्टेन गोल्स एंड आर ट्रांसलेटेड इनटू बेस्ट सूटेड प्रोग्राम्स टू अचीव दोज। उन गोल्स को अचीव करने का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका जो है नेक्स्ट ईयर उसी को बजट देना है बस। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। बेस्ट सूटेड प्रोजेक्ट को बजट देना, और बेस्ट सूटेड प्रोजेक्ट जो है वो लोगों से बनवाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मरी जाने का रास्ता एक एक्सप्रेस वे से है, एक उसका पुराना रास्ता है, 2 रास्ते हैं। अब आप देखो कि बेनिफिट किस में है, तेजी में किस में से जा सकते हैं, सेफ्टी में किससे जा सकते हैं, वो एक्सप्रेस वे है, मोटरवे की तरह है कि नहीं। तो इस प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम में बेस्ट सूटेड प्लान टू अचीव द गोल हैज बीन एलोकेटेड विद द फंड्स। उसके साथ टैग लगाया जाता है पैसों का, उसको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इट एग्जीक्यूट। सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स आर, टॉप मैनेजमेंट एग्जेक्टिव्स जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड कर लेती है, और फिर उसके बाद क्या है, उसके लिए प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं। सेकंड क्या है, 5 to 10 प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू अचीव द गोल्स एंड बेस्ट सूटेड इज अडॉप्टेड। सबसे बेहतरीन जो है उसको क्या किया जाता है, उसको अ मल्टी ईयर प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल प्लान इज डिजाइन टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। वो हो सकता है 1 साल का, हो सकता है 3 साल का हो, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट है या किसी नेशन ने अडॉप्ट किया हो और उसका बेस्ट रिजल्ट निकला हो, तो हम उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे अपना क्या बनाते हैं जी, बजट बनाते हैं। क्लियर हो गया आपको कि नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज आल्सो डन टू ब्रिंग दोज ऑब्जेक्टिव। इसमें से मतलब अब 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, 2-3 प्रोग्राम्स हैं, उनमें से कौन सा अडॉप्ट करना है ये डिपेंड करेगा इस चीज़ में से कि इनमें से कॉस्ट इफेक्टिव कौन है। देखिए ना, आप चीज़ें 3-4 लेने के लिए गए, जूते लेने के लिए एक ही तरह के, एक ही कंफर्ट लेवल के शूज़ आप देख रहे हो, उनमें से फिर आप देखोगे जब एक ही तरह की क्वालिटी आपको मिल रही है, फिर आप उसमें से देखोगे कि आपको सबसे बेस्ट कॉस्ट कौन सी मिल रही है, सबसे कम कॉस्ट पे कौन सा मिल रहा है। चाइना की सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये है कि वो सबसे इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बनाता है जिसका मुकाबला ही नहीं कोई कर पाता। इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी फ्री है वहाँ पे। अब जो बताए, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो आइटम सस्ती नहीं बनेगी।
वहां पे टैक्सेस हमारे यहाँ हम इंडस्ट्रीज का नचोड़ निकाल लेते, एदी ऐसी थी तैसी, किसी तरह कोई शायद बेच ना सके, इस तरह का टैक्स लगाते हैं उस पर कि अल्लाह करे अगले साल ये इंडस्ट्री सफाई हस्ती से गायब हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान में कार फाइनेंसिंग के रेट सुने, 20% से 30% गाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट है एनुअल है। एनुअल, यानी 1 लाख अदा कर रहे हैं तो 30,000 रुपये साथ अदा कर रहे हैं, और आखिर में पता चलता है वो 30,000 नहीं होता, वो जितनी गाड़ी की कॉस्ट होती उतनी ही पैसे होते हैं। 12 लाख की गाड़ी ली तो आपने 24 लाख भरे होते हैं बैंक को, उसमें उसकी वो इंश्योरेंस भी होती है, उसमें उसकी जनाब वो इंटरेस्ट भी होती है। अच्छा, वेस्टर्न नेशंस में जो लॉन्स हैं यहाँ पे इंटरेस्ट तकरीबन 60-70% इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में अगर आपने लाख रुपए दिया है तो आप 1,70,000 करके वापस करते हो, वहां पे 1% है, 0.9% है। मुझे बताएं वो तरक्की नहीं करेंगे? उन्होंने इंटरेस्ट रखा हुआ है लेकिन लेवल तो देखिए कितना है, माइन्यूट, नेग्लिजिबल। तो इसलिए फिर वहां पे बिजनेसेस चलते हैं कि आपने जो रिटर्न देना वो बहुत कम है। यहां पर तो मेजर चंक है आपकी इनकम का, जो आपका प्रॉफिट आ रहा है तो सारा ही इंटरेस्ट में चला जाता है। ठीक है, और बेचारा जो लेने वाला, कर्ज लेने वाला, वो कर्ज में डूबा रहता है और वो सेल्फिश हो जाता है। इस्लाम इसलिए तो इसके शदीद खिलाफ है क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम इंसान को इंतहाई सेल्फिश बना देता है। आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए लोगों की हेल्थ का ख्याल नहीं करते, आप कुछ भी ख्याल नहीं करते, आप हर एक को जहां रगड़ा लगता है लगा देते हो, आप गलत आइटम भी भेज देते हो क्योंकि आपको पता है बैंक की किस्त देनी है। बात समझे? इसलिए इंटरेस्ट इतना शिद्दत से हरा। सो इसके अंदर क्या है, सबसे बेस्ट प्रोग्राम उसको अडॉप्ट कर लिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ऑल्सो डन टू ब्रिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपने अगर उसको अडॉप्ट किया प्रोग्राम को तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होगा एट द एंड। ये इसको बहुत लेबोरियस बना देता है, ये इसको बहुत ज़्यादा लेबोरियस बना देता है, मुश्किल बना देता है। इसी वजह से ये थोड़ा सा डिसलाइक किया जाता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। इसमें पहले वाले से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, पहले वाला कौन सा था? परफॉर्मेंस बजटिंग। अब कौन सा है? प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग। लास्ट पे हमारे पास क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग। स्टार्टेड प्राइवेटली बाय, ये ना पीछे एक रह गया हमारे पास। बजट इन मनी एस्टिमेट्स मेक द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्वाइट इजी। असल में अगर आपने उसको ट्रांसलेट किया हुआ है पैसों की शक्ल में, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल देखा हुआ है कि हमें इस काम को करने से प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 60%। क्या किया आपने? प्रॉफिट को जो आउटकम है उसको एक परसेंटेज में ट्रांसलेट कर लिया, पैसों की शक्ल में ट्रांसलेट कर लिया, तो फिर असेसमेंट करना बड़ी आसान हो जाती है। आप कह लें कि हमने ये काम किया तो उस पर इतना प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ट्रेन खरीदी सिटीज़ के अंदर, वो ऑरेंज ट्रेन की तरह चल रही है बिलफर्स, और उसकी कॉस्ट है 1 बिलियन रुपीज़। उससे जो गवर्नमेंट को पहले साल में वो प्रॉफिट हुआ है वो 200 मिलियन हुआ है। ठीक है, तो वो जो ट्रेन है उसकी टोटल कॉस्ट 1 बिलियन है, तो इट मीन्स 1000 मिलियन रुपीज़। पहले ही साल 200 मिलियन प्रॉफिट हो गया है, तो इट मीन्स 1/5 रिकवर हो गया। और ट्रेन की अगर लाइफ 10 साल है तो पैसे कितने साल में रिकवर हो रहे हैं? 5 सालों में। तो फिर अगले 5 साल क्या होंगे? वो प्रॉफिट के होंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें यही चीज़ आपको ट्रांसलेट हो रही है मनी एस्टिमेट्स में, तो वो आपको बहुत अट्रैक्टिव नज़र आता है। उसको असेस करना, उसको पास करना, उसको सैंक्शन करना बड़ा आसान हो जाता है। लास्ट पे हमारे पास है जीरो बेस्ड बजटिंग, स्टार्टेड प्राइवेटली बाय पीटर ए फेरल। जिमी कार्टर ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, ये भी कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है। रोनाल्ड रीगन ने इसको एबॉलिश कर दिया। जिमी कार्टर ने ऑलमोस्ट तमाम 3 डिपार्टमेंट्स में इसको अडॉप्ट किया था।
जीरो बेस्ड बजटिंग मीन स्टार्टिंग अर्ली एंटायरली फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट लेना है आपने? ग्राउंड जीरो। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर इट्स केयर। हर ऑर्गेनाइजेशन ने बताना है कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए। फिर आप क्या करते हो? सारे, फॉर एग्जांपल हर बंदा कहता है, जैसे घर में सारे बहन भाई होते हैं, वो कहते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए मुझे। अब जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है, पेरेंट्स सबसे पहले उसकी पॉकेट में पैसे डालते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब फॉर एग्जांपल, या सबसे छोटे, ये आपके साथ लगता है ऐसा कोई जुल्म हुआ है? ये बड़े जो होते हैं ना, उनको ये जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं छोटों को बहुत प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन मैं छोटा हूँ, मुझे पता है छोटों की होती भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर बंदे उस पर रोड डालता है, और इधर आए, ठीक है, इस तरह कह के, तो बड़ी ही होता है यार जब। तो खैर बहरहाल, तो अब कहने का मकसद ये है कि जीरो बेस्ड बजटिंग में हर डिपार्टमेंट अपना केस तैयार करता है और गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है। प्रीवियस परफॉर्मेंस उस डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट के पास होती है, रिकॉर्डेड। ठीक है, जिस तरह पेरेंट्स के पास हर बच्चे का रिकॉर्ड होता है कि इसके इतने ए ग्रेड आए हैं, इसके सारे के सीई आए हैं, ऐ तो बड़ी मुश्किल पास हो रहा है टीच। तो जो सबसे कम बजट होता था फिर बेचारे डी वाले को मिलता है। ठीक है, उसको अगले साल यूनिफॉर्म नया मिल गया, लेकिन जूते पुराने पहनने हैं उसने, बस्ता पुराना ही मिलना है। ठीक है, बुक्स उसको जो है वो यूज़ लेके देनी है। बात समझे? अच्छा, तो अब इसी तरह जो डिपार्टमेंट परफॉर्म करते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, उनके गोल्स की अचीवमेंट की रेशो ज़्यादा है, उन डिपार्टमेंट्स को बजट पूरा मिलेगा। और जो नहीं परफॉर्म करते तो इस बजटिंग सिस्टम के मुताबिक उनको बेयर मिनिमम पे रखते हैं। ये अब नई चीज़ आ गई। इन्होंने 3 लेवल सेट किए हैं इसमें। लास्ट ईयर से हायर लेवल पे जिसने परफॉर्म किया उसको लास्ट ईयर अगर $1 बिलियन दिया है तो अब उनको $1.5 बिलियन देना है, ज्यादा देना है। जिसने बस परफॉर्म किया लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, उसको एवरेज देना है। और जिसने परफॉर्म नहीं किया नखटू ने, उसको बेयर मिनिमम ले आना है। पिछले साल जितना दिया था उससे कम पे ले आना है। उसके डिपार्टमेंट में अगर सैलरीज जा रही है 200 मिलियन रुपीस, तो सिर्फ सैलरीज देनी है, उनको जिंदा रखना है। बात समझ आ रहे हैं? अब और मिसाल, जरा देसी मिसाल पे आ जाते हैं। जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जनाब, उसको मटन के साथ रोटी मिल रही है। जो एवरेज दे रहा है उसको चिकन के साथ, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको प्याज के साथ रोटी और प्याज। ठीक, रोटी और प्याज। या वो एक पुरानी डिश हुआ करती थी, पता नहीं आप लोगों ने खाई कि नहीं, मैंने तो खाई हुई है। घी के अंदर चीनी मिला के देते थे, इसका भी बहुत मजा आता था। रोटी के ऊपर चपाती पे घी और चीनी, देसी घी के अंदर चीनी डाल के, वो भी बहुत मजे का। कभी कभार खा लेते हैं ऐसी डिश। अब तो खा ही नहीं सकते आप, ब्लड प्रेशर हाई और शुगर थे जनाब, सब कुछ। तो बाय द वे मैं इतना पुराना भी नहीं, अल्लाह माफ करे। अच्छा, फिर उसके बाद ये है सबसे सेकंड पॉइंट कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रिपेयर इट्स केस फ्रॉम ग्राउंड जीरो एंड कंप्लीट जस्टिफिकेशन फॉर ईच प्रोजेक्ट डिसाइडेड, एंड दिस इज डिसाइडेड थ्रू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फ्रेश एनालिसिस डन ऑन द ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड ऑफ पर्पस। ठीक है, वो वही वाली बात जो मैंने आपको बता दी है। सही है, आगे हम लोग चलते हैं। एसेंशियल्स ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। द डिसीजन मेकिंग कौन है? लीडर कर रहा है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? द डिसीजन यूनिट टेक डिसीजन फॉर द एलोकेशन ऑफ फंड्स एट 3 लेवल्स। कितने लेवल्स पे? वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहला लेवल कौन सा है? करंट लेवल। मिनिमम लेवल टू रिटेन इट अलाइव। मिनिमम उस डिपार्टमेंट की सैलरीज देखनी कितनी जा रही हैं। जो सैलरीज हैं वो देंगे, लेकिन हम उसके अंदर इंसेंटिव या बोनसेस शामिल नहीं करें। समझ आ गई बात की? सेकेंड लेवल। करंट लेवल, द फंड्स आर सफिशिएंट टू कैरी ऑल द प्रीवियस एक्टिविटीज एज दे वर। जैसे पिछले साल उनको उन्होंने दिया, अगर उन्होंने 10% बोनस दिया तो इस साल भी 10% ही देना, बाकी सैलरीज तो उनकी जानी ही है। थर्ड लेवल है हायर देन करंट लेवल। अब पिछले साल अगर बोनस 10% था तो इस साल बोनस उनका 20% होगा, बिकॉज उन्होंने ना सिर्फ अपने गोल्स भी अचीव किए हैं बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी दिया है। इज दैट क्लियर? अच्छा,
बेनिफिट्स इसके क्या हुए कि बैड डेट एट लो, ये कर्ज को नीचे नीचे रखता है। देखिए ना, कर्ज चढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो मिनिमम वाली जो परफॉर्म नहीं कर रही, वो बोझ है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो बोझ वाली है ना उसको कम से कम दिया। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट ऑल लेवल, ये हर लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो भाई परफॉर्म नहीं कर रहे, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको हर एक सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है। इज दैट क्लियर? देन हमारे पास ऑल्सो शोज द पर्पज ऑफ स्पेंडिंग मनी, पैसा कैसे खर्च हो रहा है भाई, पर्पज भी शो हो रहा है। ठीक है, कि पैसा कहां खर्च हो रहा है, आपको पता है। आप सिर्फ सैलरीज दे रहे हो, आपको पता है सिर्फ बोनस पिछले साल वाला दे रहे हो, आपको पता है कि पिछले साल से बढ़ के बोनस दे रहे हो जो परफॉर्म कर रहे हो। तो ये असल में इक्विटी है, आपको पता है इसे क्या कहते हैं, इक्विटी, गिविंग समवन अकॉर्डिंग टू हिज नीड। इस्लाम इसकी फेवर में है बहुत ज्यादा, कि जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको अच्छा दो। ठीक है, इस्लाम में ये भी तो है ना कि अगर कारोबार करना चाहते हो तो खुल के करो, कारोबार में आपकी बहुत बहुत बड़ी एम्बिट है, लेकिन कारोबार करते हुए जितना मर्जी प्रॉफिट लो, नो सैंक्शंस। बट जो चीज़ है जो सैंक्शन आपको करती है, दैट इज ज़कात, दैट इज गवर्नमेंट टैक्स मनी। अगर गवर्नमेंट इसके अलावा कोई इस्लामिक गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो वो भी पे करना है। सही है। अच्छा, जैसे कहा भी गया कि रिस्क के 9 हिस्से बिजनेस में है और 1 हिस्सा नौकरी में है। आप लोग एक हिस्से के पीछे हैं, एक हिस्से को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में भी है। मल्टीप्लाई पता है कैसे होता है? ठीक है, हाँ, सैलरी के अलावा जो मल्टीप्लाई होता है। बेनिफिट की बैड डेट एट लो, इससे जो कर्ज जनरेट कर रहा है डिपार्टमेंट, उसको बेयर मिनिमम दे के आप कॉर्नर कर देते हो, उसे कहते हो सैलरी ही ले और साइड पे हो जाओ। ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट ऑल लेवल, ऑल्सो शोज द पर्पज ऑफ स्पेंडिंग मनी। पर्पज भी पता चल गया आपको कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा दे के हमें बचा रहा है कि वो डेवलप क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट स्पेंड एंड सर्विसेज एक्रूड। बड़ा क्लियर रिलेशनशिप है कि आपने कितना पैसा खर्च किया और आपसे कितना बेनिफिट आपको मिला, कितना पैसा खर्च किया और कितना बेनिफिट मिला, क्लियर इंडिकेशन हो रही है। समझ आ गई बात की? ब्रिंग मोर रैशनैलिटी एंड एनालिटिकल अप्रोच। आपको ये भी पता है कि यार एनालिसिस आपका साथ साथ डेवलप हो रहा है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया था, इसको मैंने दिया, इसको हमने फंड एलोकेट किए, इसने परफॉर्म नहीं किया तो इसको हमने बजट भी नहीं दिया। क्लियर होगी बात? इसमें कन्फ्यूजन। डीमेरिट्स लास्ट पे, इम्प्लीमेंटेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कहाँ पर हम लोग पहले परफॉर्मेंस बजटिंग की बात कर रहे थे तो उसमें आपने कितना सारा काम किया, प्रोग्राम, फंक्शन, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, फिर आपने उसके बाद प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम लेके आए, कितने सारे प्लान्स बनाए, फिर उनको असेस किया। इसमें आपने 3 लेवल्स पे उनकी असेसमेंट, यानी जहां पर आप परफॉर्मेंस बजटिंग में एक ही लेवल को फर्दर सेपरेट करके स्टडी कर रहे हो, अब आप 3 डिफरेंट लेवल पे उनको फर्दर सेपरेट करके स्टडी कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा लेबोरियस कौन हुआ? जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। समझ आई बात की है कि नहीं आई? परफॉर्मेंस सबसे पहला बजट जो है उसमें आप फर्दर एक्टिविटीज को स्टडी कर रहे थे, इसमें आपने क्या किया है? 3 प्रोग्राम्स को फर्दर सेपरेट करके स्टडी कर रहे हो। ठीक है, a lot of paper work is done। तो इस तरह से ये सबसे ज्यादा लेबोरियस हो गया, सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया। कौन सा? जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस पे कोई क्वेश्चन आपका? हमारे यहाँ जीरो बेस्ड बजटिंग का ज़्यादा कॉम्बिनेशन, वैसे कॉम्बिनेशन तो सारों का है लेकिन पाकिस्तान में जीरो बेस्ड बजटिंग ज़्यादा चलता है।